हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ सीयूईटी वाला। और हम लोग सीयूईटी एग्जाम के लिए फाइनली अपना प्रिपरेशन मैथ्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग रिलेशंस चैप्टर पढ़ेंगे और वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। रिलेशंस का मतलब है कि आप लोग इसमें 11th का जो सेट है, रिलेशन का जो डेफिनेशन है, और उसके साथ साथ 12th क्लास में जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो सब करेंगे अलॉन्ग विथ मेनी मेनी एग्जाम्पल्स। अगर ये लेक्चर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो इसके अलावा आपको रिलेशंस के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लेक्चर सफिशिएंट है पूरा रिलेशंस चैप्टर समझने के लिए। ऑल राइट, तो आज की क्लास में हमको क्या क्या कवर करना है, लेट्स सी। पहले हम देखेंगे सेट के बारे में, थोड़ा बहुत बताऊंगी। सेट के बाद हम लोग देखेंगे रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है, और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। 11th क्लास में अगर आपने सेट इन रिलेशन नहीं पढ़ा है, नो प्रॉब्लम, हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे, उसके बाद ही रिलेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके पास दो सेट है, मैम सेट क्या होता है? बेटा सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी एक डेफिनेशन को फॉलो करने वाले ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कलेक्ट करके रख दें तो उसको एक सेट बोल दिया जाता है। मेरे पास एक सेट है जिसमें आपके पास दो एलिमेंट्स है। सेट के में जो जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनको एलिमेंट्स नाम दिया जाता है। तो सेट ए में दो एलिमेंट्स हैं और सेट बी है, उसमें भी मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलता है ए क्रॉस बी का मतलब है ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का तरीका। यानी कि अगर मैं ए का पहला एलिमेंट लूं, बी का पहला एलिमेंट लूं, तो इससे एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। ए का एलिमेंट और बी के दूसरे एलिमेंट से दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। ए के दूसरा एलिमेंट बी के पहले एलिमेंट से तीसरा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, और ए के दूसरे एलिमेंट और बी के दूसरे एलिमेंट से चौथा चौथा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। ये चार ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी को डिफाइन कर रहे हैं। तुम बोलोगे मैम तो आपने 0,2 ऐसा तो कोई ऑर्डर्ड पेयर लिया ही नहीं। बेटा वो हो जाता है बी क्रॉस ए। वो क्या हो जाता है? बी क्रॉस ए। जब भी दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट से आएगा। तो जब मैं बी क्रॉस ए कर रही हूं तो ये हो जाएगा 0,1, 1,1, 0,2 एंड 1,2। ठीक है। ए क्रॉस बी में अगर ध्यान दो तो एलिमेंट्स के नंबर, ऑर्डर्ड पेयर के नंबर सेम है। इसमें भी चार ऑर्डर्ड पेयर है और इसमें भी चार ऑर्डर्ड पेयर है। कितने ऑर्डर्ड पेयर है? चार ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर खुद सेम नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर खुद बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2,0 है तो यहाँ पे 0,2 है। इसका मतलब हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी हालत में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होता है। अच्छा, ए में अगर 3 एलिमेंट है, ए सेट में अगर 3 एलिमेंट है और बी सेट में अगर 2 एलिमेंट है, बी सेट में अगर 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 3 × 2, है ना? क्योंकि इसके पहले एलिमेंट का इसके पहले एलिमेंट से, पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, है ना, फिर दूसरे एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, टोटल कितने ऑर्डर्ड, कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 6 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 6 एलिमेंट्स। यानी कि अगर ए में n एलिमेंट्स हैं और बी में m एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस बी में टोटल n इंटू m एलिमेंट्स हो जाएंगे। ए क्रॉस बी में n इंटू m एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा, मैंने ये बता दिया कि दो ऑर्डर्ड पेयर सेम कब होते हैं। 2,0 और 0,2 बिल्कुल अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर सेम होने का मतलब है कि उनका फर्स्ट टर्म भी एग्जैक्टली सेम हो और सेकेंड टर्म भी सेम हो, है ना? फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट टर्म सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट टर्म के इक्वल होना चाहिए, और फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड टर्म सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट टर्म के इक्वल होना चाहिए। यानी ये दो ऑर्डर्ड पेयर अगर सेम है, अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर सेम है तो मैं बोलूंगी x + 1 जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए और
y माइनस 2 जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, यानी x 2 के बराबर होना चाहिए और y 3 के बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर जैसे ही बोला इक्वल है, यानी x इक्वल y इक्वल। इफ P हैज A B C 3 एलिमेंट इन सेट, है ना, और Q सेट R से बना है, तो P स्टार Q, ये क्रॉस ही लिखा हुआ है ना, P क्रॉस Q और Q क्रॉस P कैलकुलेट करना है। P क्रॉस Q और Q क्रॉस P कैलकुलेट करना है। चलो मैं P क्रॉस Q करूंगी, तुम लोग Q क्रॉस P करके रखना। P क्रॉस Q हो जाएगा A कॉमा R, B कॉमा R एंड C कॉमा R। ठीक है, जो सेट पहले लिखा है उसके एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे। मेरे ख्याल से अब तक सारे बच्चों ने Q क्रॉस P कैलकुलेट कर लिया होगा, विच विल बी R कॉमा A, R कॉमा B, R कॉमा C, R कॉमा A, R कॉमा B, R कॉमा C। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर सेम दिए हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, तो तुम बोल दोगे x बाय 3 प्लस 1 अगर 5 बाय 3 के बराबर है, यानी x बाय 3 जो है वो 2 बाय 3 के बराबर है, यानी x 2 के बराबर होना चाहिए, है ना। और y माइनस 2 बाय 3 अगर 1 बाय 3 के बराबर है, यानी y जो है वो 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3 के बराबर है, यानी कि y 1 के बराबर है। ये आ गई एक्स वाई की वैल्यू, ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 3 4 5 यानी 3 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज 3 into 3 which is 9, 3 into 3 which is 9। G दिया हुआ है, H दिया हुआ है, G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालना है। इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से सारे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। G क्रॉस H और H क्रॉस G कैलकुलेट करना है। State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, write the given statement correctly. P है M क्रॉस N, यानी ऑर्डर्ड पेयर P में दो है ना, और Q में दो एलिमेंट है N M, देन P क्रॉस Q हो जाएगा M डॉट M कॉमा N एंड N कॉमा N। नहीं, P क्रॉस Q का मतलब है P के पहले एलिमेंट Q के पहले एलिमेंट के साथ, P का पहला एलिमेंट Q के दूसरे एलिमेंट के साथ, P का दूसरा एलिमेंट Q के पहले एलिमेंट के साथ, P का दूसरा एलिमेंट Q के दूसरे एलिमेंट के साथ। ये चारों ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ये चारों ऑर्डर्ड पेयर जब तक नहीं आएंगे तुम बोल नहीं सकते ये क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, if A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x comma y such that x belongs to A and y belongs to B। बिल्कुल, पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा, और सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे तो ए क्रॉस बी बन जाएगा। ठीक है, इफ ए इज 1 क्रॉस 1 कॉमा 2, बी इज 3 कॉमा 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज 5। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसमें कुछ भी नहीं है, और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी दूसरे सेट से, देखो खाली सेट में कुछ भी नहीं है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स। तो मैं बोलूंगी बेटा बी सेट कुछ भी हो, उसका एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन तो एम्प्टी होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट का किसी के भी साथ कुछ इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होगा। भाई एम्प्टी सेट तो खाली है ना, तो कोई कॉमन एलिमेंट कैसे मिल सकता है? इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। यानी ये लिखा हुआ है फाई, ये क्या लिखा हुआ है? फाई। अगेन फाई क्या किसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑर्डर्ड पेयर कहां से ढूंढ के लाओगे? एलिमेंट ही नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या है? फाई। आंसर क्या है? फाई। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो ए है -1, 1, तुमको निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ध्यान से देखना, 3 बार क्रॉस हो रहा है। मैम एक से ज्यादा बार भी क्रॉस हो सकता है, हाँ इसमें 2 बार क्रॉस हो रहा है। पहले मैं बोल रही हूं ए क्रॉस ए करो। क्या ए क्रॉस ए हर बच्चा कर सकता है? बिल्कुल। ए क्रॉस ए का मतलब है ए का ए में क्रॉस, यानी -1, -1, -1, -1, 1, 1, और 1, 1। ठीक है, ए फिर से है -1, 1, इसका इसमें क्रॉस। ठीक है,
तो पहले -1 का ये सारे ऑर्डर्ड पेयर में होगा, यानी -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 एंड -1, -1, और फिर 1 का ये सारे ऑर्डर्ड पेयर में होगा, तो 1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, एंड 1, 1, ये 3 एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। 3 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, हाँ, ऑर्डर्ड पेयर में 3 एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट का, है ना। पहले 2 का एक बार में ऑर्डर्ड पेयर करो और फिर तीसरे वाले के एलिमेंट्स के साथ नए ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। ओके, मेरे ख्याल से इतना बेसिक काफी है ना। अगर एक सेट का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो मुझे पता है एक्स और वाई तो बी को बिलोंग कर रहे हैं और पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए और बी। क्या मैम इससे ज्यादा भी आएंगे, नहीं बेटा, क्योंकि बी में 2 एलिमेंट है, तो ए में कितने एलिमेंट हो सच दैट ए क्रॉस बी में 4 हो, तो ए में भी 2 एलिमेंट होना चाहिए, तो ए सेट आ गया तुम्हारा ए कॉमा बी। ठीक, बेसिक सेट आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट करना आ गया। मेरे ख्याल से इसमें इससे ज्यादा कोई डाउट नहीं होगा और इससे ज्यादा इसकी नीड भी नहीं है ना। इससे ज्यादा अगर मान लो ट्रिपल प्रोडक्ट में तुमको क्रॉस 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 में तुमको डाउट भी है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, इतनी ही नीड रहेगी। ऑर्डर्ड पेयर बस समझ जाओ कि पहला एलिमेंट पहले सेट का है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का है। अब हम आते हैं रिलेशन, है ना। रिलेशन क्या बोलता है कि इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट किया अभी हमने, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब था ए के सारे एलिमेंट लो, बी के सारे एलिमेंट लो और ऑर्डर्ड पेयर बना दो। सबका ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, कोई खाली नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ए क्रॉस बी का अगर हमने कोई भी सबसेट ले लिया, रिलेशन क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी का अगर हमने कोई भी सबसेट ले लिया तो वो हो जाएगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी के बीच में क्या जरूरी है एक ही रिलेशन बनेगा, नहीं मैम, सबसेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, किसी सेट के बहुत अलग अलग सबसेट हो सकते हैं, वो सारे सबसेट कोई ना कोई रिलेशन होते हैं फ्रॉम ए टू बी। वो सारे सबसेट क्या होते हैं, कोई ना कोई रिलेशन होते हैं फ्रॉम ए टू बी। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जब रिलेशन बनाते हो तो ऑर्डर्ड पेयर जो बनाते हो ना ए कॉमा बी, उसमें सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की इमेज बोलते हैं। सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, जो ऑर्डर्ड पेयर तुम बनाते हो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको तुम क्या बोलते हो, डोमेन। उसको तुम क्या बोलते हो, डोमेन। जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट होता है उसको तुम क्या बोलते हो, रेंज। उसको तुम क्या बोलते हो, रेंज। और जो पूरा सेट बी होता है, भाई सेट ऐसे सेट बी क्रॉस प्रोडक्ट किया था, तो जो पूरा सेट बी होता है उसको तुम बोलते हो कोडोमेन। उसको तुमने नाम रखा है कोडोमेन, ठीक है। रेंज हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है। क्या मैम रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकती है, हो सकती है। क्या रेंज कोडोमेन से बड़ी हो सकती है, नहीं बेटा। तुम क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कर रहे हो तो बी एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा बी सेट के बराबर ही होगा, बी से बाहर से एलिमेंट नहीं ला सकते। तो रेंज हमेशा या तो कोडोमेन के बराबर होगी या कोडोमेन से छोटी होगी, इसलिए हम बोलते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। 3 वर्ड्स पढ़े तुमने, डोमेन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, कोडोमेन सेट बी, रेंज ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट। तीनों वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है। जब ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो तो बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए। बी क्या होता है, इमेज ऑफ ए, ए की इमेज बोलते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से लैंग्वेज टर्म समझ में आ गया है, लैंग्वेज टर्म समझ में आ गए। चलो एक रिलेशन बनाते हैं। ए सेट है 1 से लेके 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए।
ए से ए में रिलेशन डिफाइन करना है, यानी पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है। ए से ए हमको रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। अब रिलेशन देखो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन लिखते हैं ऑल ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, ये बताता है ऑल ऑफ एक्स कॉमा वाई डॉट डॉट, यानी सच दैट। सच दैट का मतलब है सच दैट के बाद आएगा हमेशा डेफिनेशन, कि किस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, रिलेशन डिफाइन किया है, पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है। ए से ए एक रिलेशन डिफाइन किया है, जहां पे मैं बोल रही हूं कि तुमको ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं सारे x कॉमा वाई, जहां पे 3x माइनस वाई 0 हो और x भी a से लो और y भी a से लो। ठीक है, चलो यार रिलेशन बनाते हैं। मैं बोल रही हूं 3x बराबर y होना चाहिए, यानी x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू 3 होगा, है ना। यानी एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1,3। ध्यान से देखते जाओ, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 6 होगा, यानी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया 2,6। x का वैल्यू जब 3 है तो y का वैल्यू 9 हो गया, यानी तीसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया 3,9। x का वैल्यू जब 4 है तो y का वैल्यू 12 हो गया, यानी चौथा ऑर्डर्ड पेयर हो गया 4,12। x का वैल्यू जब 5 है तो y का वैल्यू 15 हो गया, यानी पांचवा ऑर्डर्ड पेयर हो गया 5,15। बताओ पांचवा ऑर्डर्ड पेयर हो गया? नहीं, क्योंकि मैम आपने बोल दिया है कि x कॉमा वाई दोनों सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, और सेट ए में तो हमारे पास 1 से लेके 14 तक ही एलिमेंट है, यानी ये वाला तो नहीं आ पाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं आएगा, 12 तक ही रुक जाएगा। यानी आपका रिलेशन क्या बन गया? आपका रिलेशन बन गया 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12। 4,12। ठीक है, ऑल राइट। ये जो लिखने का तरीका है इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इस लिखने के तरीकों को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। बेसिकली लिखने का तरीका अलग अलग है, लिखी एक ही बात है ना। और तुमने रिलेशन समझ लिया अगर तुम इस डेफिनेशन से ये ऑर्डर्ड पेयर समझ गए तो। देखो डेफिनेशन में क्या बोला है, y 3x के बराबर होना चाहिए और x और y केवल a सेट से ही आ सकते हैं, इसके बाहर से नहीं आ सकते। तुमने बना दिए, ऑर्डर्ड पेयर भी वही बात बोल रहा है, ऑर्डर्ड पेयर भी वही बात बोल रहा है, तो ये तुमने सक्सेसफुली एक रिलेशन बना दिया। आई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डिफाइन कैसे किया है? all of x comma y such that y is equals to x plus 5 and x is a natural number less than 4, और एक्स वाई दोनों ही नेचुरल होना चाहिए, एक्स वाई दोनों ही नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, तुमसे बोला रिलेशन कैसे डिफाइन करना है, y x प्लस 5 होना चाहिए, जहां पे x जो है वो 4 से छोटा नेचुरल नंबर है, और x और y दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलो यार बेटा, x नेचुरल नंबर लेस देन 4 तो x 1 हो सकता है, x 1 हुआ तो y हो जाएगा 6, तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया 1,6, है ना। x 2 हो सकता है, x 2 होगा तो y आएगा 7, तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ गया 2,7। x 3 हो सकता है, x 3 किया तो y आ जाएगा 8, तो तीसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया 3,8। ठीक है, x जो है वो 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि बोला है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, नॉट लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन 4, 4 से छोटा होना चाहिए, 4 के बराबर भी नहीं हो सकता, छोटे तो केवल 3 ही नेचुरल नंबर है। तो तुमने रिलेशन बना लिया, तुम्हारा रिलेशन क्या हो गया, 1,6, 2,7, 3,8।
ठीक है, 3,8। अब कोई पूछेगा बेटा डोमेन क्या है, तुम बोलोगे मैम ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन, तो 1 2 3 ये डोमेन है। कोई बोलेगा बेटा रेंज क्या है, तो तुम बोलोगे मैम ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं रेंज, तो 6 7 8 ये रेंज है। कोई बोलेगा बेटा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, तो तुम बोलोगे मैम y जिस सेट से बिलोंग कर सकता है वो है कोडोमेन। y किस सेट से बिलोंग कर सकता है, नेचुरल नंबर के सेट से, तो कोडोमेन है ऑल नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है, ऑल नेचुरल नंबर। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आप समझ में आया रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस कितना है ना। y सेट को पूरा कोडोमेन बोलते हैं, वहीं ऑर्डर्ड पेयर में जो y सेट के एलिमेंट आए हैं उनको बोलते हैं रेंज, उनको बोलते हैं रेंज। ऑलराइट, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, और ए से बी एक रिलेशन बनाना है आर all of x comma y such that the difference between x and y is odd, और x जो है वो सेट A से हो, y जो है वो सेट B से। ठीक है, फर्स्ट सेट से x लोगे, सेकंड सेट से B लोगे, और तुम बोलोगे x कॉमा y ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें डिफरेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो ऑड हो। अब तुमको पता है कि इवन माइनस इवन इवन होता है, और ऑड माइनस ऑड भी इवन होता है, ऑड माइनस ऑड भी इवन होता है। एक इवन और एक ऑड को माइनस करो, या एक ऑड और एक इवन को माइनस करो, तभी ऑड मिलेगा। तो मैं बोल रही हूं देखो, यहां पे ए का अगर 1 लिया है तो बी सेट से तुम लोगे 4 या फिर 6, ए सेट से 2 लिया है तो बी सेट से 9 लोगे। अगर इधर से इवन लिया तो इधर से ऑड लेना है, इधर से ऑड लिया तो इधर से इवन लेना है। ठीक है, ए सेट से अगर 3 लिया है तो बी सेट से लोगे 4 या फिर 6, ए सेट से अगर 5 लिया है तो बी सेट से लोगे 4 या फिर 6। ये आ गया तुम्हारा रिलेशन। दो नंबर्स का डिफरेंस ऑड कब होता है, जब या तो पहला ऑड हो दूसरा इवन हो, या पहला इवन हो दूसरा ऑड हो। तुमने ऐसे जोड़े बना दिए जहां पे या तो ए ऑड था तो बी इवन था, बी ऑड था तो ए इवन था। ऑल राइट, आई बात समझ में? चलो, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रही हूं। मेरे ख्याल से तुम आसानी से x को 0, y को 5, x को 1, y को 6, x को 2, y को 7 ऐसा रख के कैलकुलेट कर लोगे। ओके, राइट द रिलेशन x कॉमा एक्स क्यूब वेयर x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। हमको तो यही नहीं याद आता है कि प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन सा होता है, जरा बताएगा कोई, प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन से होते हैं? 10 से छोटे 2 होता है कि नहीं होता है? क्या 2 एक प्राइम नंबर होता है? 2 एक प्राइम नंबर होता है मैम। तो पहले तो मैं प्राइम नंबर लिख रही हूं लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे प्राइम नंबर। तो ये है 2 3 5 7। हमारे जीनियस बच्चे कभी कभी 9 को भी प्राइम लिख देते हैं, आदत है ना, 3 5 7 9, है ना, बिना सोचे समझे। चलो, अच्छा 1 प्राइम होता है कि नहीं होता है? बेटा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, किसी में नहीं आता है कैटेगरी में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 होता है। तो बस तुमको प्राइम नंबर लेना है, उसका क्यूब लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो तुम्हारा रिलेशन क्या बन गया देखो जरा, 2,8, 3,27, 5,125 एंड 7, का क्यूब कितना होता है? 343। दैट्स योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ओके, ए सेट दिया हुआ है एक्स वाई सेट, ठीक है, बी सेट दिया हुआ है 1,2, और तुमको बताना है कि ए से बी तक कितने रिलेशंस बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ध्यान से देखना, है ना। पहला स्टेटमेंट मैं लिख रही हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? ए में 3 है, बी में 2 है, तो टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे, है ना। अब हमको पता है कि ए से बी रिलेशन और कुछ नहीं होता है, ए क्रॉस बी का कोई ना कोई सबसेट होता है। क्या पता है हमको? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकती हूं? नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट के बराबर। नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट के बराबर। और किसी सेट में अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर 6। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 6, 2 टू द पावर 6। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Let R be the relation on integers, Z यानी integers, defined by R is equals to A comma B such that A comma B belongs to integer and A minus B is an integer. A minus B is an integer. अच्छा एक बात बताओ, तुमसे बोला है, देखो अब तुम ऑर्डर रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते? बेटा रोस्टर फॉर्म में जब लिख सकते हो जब तुम्हारे रिलेशन में 4 ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हो, 5 बन रहे हो, 6 बन रहे हो, ज्यादा मेहनती हो तो 15 बन रहे हो, तब भी रोस्टर फॉर्म में लिख दो। लेकिन जब तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर इनफाइनाइट बन रहे हो तो फिर तुम कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखोगे? अब तुमसे बोला है कि एक सेट है इंटीजर पर, इंटीजर यानी सारे इंटीजर नंबर्स लिखे एक सेट में, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो सारे इंटीजर्स लिखे हुए हैं तुम्हारे पास एक सेट में, और तुमसे बोला है कि उन दोनों इंटीजर में से कोई एक इंटीजर लो। ध्यान से सुनना, कोई दोनों, पूरे सेट में से कोई 2 इंटीजर लो जिनको माइनस करने पर इंटीजर आ जाए। यानी ये एक इंटीजर का सेट है, ध्यान अच्छे से लिख लेती हूं मैं, मतलब पूरा सेट लिख लेती हूँ। ये एक इंटीजर का सेट है, -2, -1, 0, 1, 2। ये एक इंटीजर का सेट है, -2, -1, 0, डॉट 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 का मतलब है उधर भी इंफिनिटी से आ रहा है या इंफिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। इसमें से तुमको 2 इंटीजर लेने हैं, है ना। मान लो हमने लिया -1 और दूसरा लिया 0। इन दोनों को माइनस करने पर इंटीजर आना चाहिए। इन दोनों को माइनस करने पर इंटीजर आता है या नहीं आता है? आता है। मैम किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को माइनस करने पर इंटीजर आता है, ये बात अग्री करते हो? डिफरेंस ऑफ एनी 2 इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि सिंस डिफरेंस ऑफ any two integer is an integer, difference of any two integer is an integer, therefore every integer is related to every integer। स्टेटमेंट सुनने में अजीब लग रहा है पर बात एकदम सही है। हर इंटीजर से रिलेट होगा, यानी एक इंटीजर खुद से भी रिलेट होगा। देखो -1 0 होता है विच इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो हर इंटीजर खुद से भी रिलेट होगा और दूसरे सारे इंटीजर से रिलेट होगा। ठीक है, तो डोमेन इसकी क्या आ जाएगी? सारे इंटीजर्स। और रेंज क्या आ जाएगी? सारे इंटीजर्स। भाई हर इंटीजर से रिलेटेड है ना, तो पहला एलिमेंट भी सारे इंटीजर है और दूसरा एलिमेंट भी सारे इंटीजर है। पहला एलिमेंट भी सारे इंटीजर, दूसरा एलिमेंट भी सारे इंटीजर, यानी कि डोमेन हो गई आपकी ऑल इंटीजर्स और रेंज भी हो गई आपकी ऑल इंटीजर्स। बताओ आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं है आई होप। चलो अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पे।
है ना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा ना आपके पेपर में वो इस टॉपिक से आएगा। अभी तक हम रिलेशन बनाना सीख रहे थे, क्योंकि रिलेशन बनाना आएगा तो ये सारे टर्म्स समझना इजी हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आप 3 टाइप्स पढ़ते हो, जिनके नाम है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसके अलावा 2 और टाइप पढ़ते हो, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर किसी से कनेक्टेड नहीं, और यूनिवर्सल का मतलब है सारे एलिमेंट से रिलेटेड। यानी पिछला जो केस देखा था ना इंटीजर वाला, वो एक यूनिवर्सल रिलेशन था। यूनिवर्सल रिलेशन यानी हर एलिमेंट से रिलेटेड, और एम्प्टी का मतलब है कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, वो 2 वर्ड्स कम यूज में आते हैं, बस एक आइडिया होना चाहिए क्या होता है। आखिरी में तो हमको इन 3 वर्ड्स पे फोकस करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन ये तीनों होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जल्दी बच्चा लो, सबसे पहले हम आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। A relation from set A to set B is called reflexive relation. If every element of A is related to itself. If every element of A is related to itself. मैम ये क्या बात कही आपने? बेटा अगर तुम सेट A से सेट B में कोई रिलेशन बना रहे हो, मान लो सेट A है 1,2, सेट B है 1, 2, 3, और मैंने एक रिलेशन बनाया, ध्यान से सुनना, मेरा रिलेशन है A, B such that A minus B is an integer. A minus B is an integer where small a belongs to capital A and small b belongs to capital B. यानी पहला एलिमेंट इस सेट से लेना है, दूसरा एलिमेंट इस सेट से लेना है। ठीक है, तो अब देखो 1 minus 1 इंटीजर होता है यानी 1,1, 1 minus 2 भी इंटीजर होता है तो 1,2, 1 minus 3 भी इंटीजर होता है तो 1/3, 2,1 भी इंटीजर होता है, 2 minus 2 भी इंटीजर होता है, और 2 minus 3 भी इंटीजर होता है। ये बन गया तुम्हारा रिलेशन। अच्छा एक बात बताओ, सेट ए में अगर 1 था तो 1,1 ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है, सेट ए में अगर 2 था तो 2,2 ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है। बस ये चेक हो गया तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। अगर सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो जाएगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, वरना रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए है 1,2, सेट बी है 1,2, 3, और रिलेशन बनाया तुमने A, B सच दैट B इज ग्रेटर देन A, है ना, वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। इससे एलिमेंट लेना है, इससे एलिमेंट लेना है, दोनों रिलेट जब ही होंगे जब B वाला यानी सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा हो। सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा हो तो 1,1 नहीं आ सकता, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 2,1 नहीं आ सकता, 2,2 नहीं आ सकता, 2,3 आएगा। क्या सेट ए का कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा है? भाई सेट ए में 1, 2 था, क्या तुमको 1,1, 2,2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गई? रिफ्लेक्सिव बोलता है रिलेशन बनाओ, नो डाउट, लेकिन पहला वाला जो सेट है उसका हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, हर एलिमेंट होना चाहिए। अगर एक भी नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, एक भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है,
क्या हम सेकेंड डेफिनेशन की तरफ जाएं जो होती है बी कॉमा ए, सॉरी बी कॉमा ए बोल रही हूँ, सिमेट्रिक, मैं बी कॉमा ए याद करने का तरीका है, सिमेट्रिक। सेकेंड डेफिनेशन की तरफ आ जाए विच इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है? सिमेट्रिक रिलेशन सिंपल सी बात बोलता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सिंपल सी बात बोल दी इसने। अगर तुमको रिलेशन में ए कॉमा बी दिख रहा है तो बी कॉमा ए भी दिखना चाहिए। अगर तुमको रिलेशन में ए कॉमा बी दिख रहा है तो बी कॉमा ए भी दिखना चाहिए। चलो एक सेट का खुद पे रिलेशन बनाते हैं। सेट है 1 2 3 4 5 और रिलेशन है आर इज ऑल ए कॉमा बी, आर इज ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए plus b is natural number where a and b belongs to capitals A. a plus b नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलो 1 + 1 नेचुरल नंबर है, 1 + 2 नेचुरल नंबर है, 1 + 3 नेचुरल नंबर है, 1 + 4 नेचुरल नंबर है, 1 + 5 नेचुरल नंबर है, 2 + 1 नेचुरल नंबर है, 2 + 2 नेचुरल नंबर है, 2 + 3 नेचुरल नंबर है, 2 + 4 नेचुरल नंबर है, 2 + 5 नेचुरल नंबर है, 3 + 1 4 + 1 5 + 1 तीनों नेचुरल, 3 + 2 4 + 2 5 + 2 तीनों नेचुरल नंबर, 3 + 3 4 + 3 5 + 3 तीनों नेचुरल नंबर, 3 + 4 4 + 4 5 + 4 तीनों नेचुरल नंबर, 3 + 5 4 + 5 5 + 5 तीनों नेचुरल नंबर। ये हमने सेट रिलेशन बना दिया, ये हमने रिलेशन बना दिया। रिलेशन क्या है? ये क्रॉस प्रोडक्ट ही है, लेकिन ठीक है चलता है ना। ये बेसिकली वही वाला एग्जांपल है, सारे एलिमेंट से रिलेटेड है। अब सिमेट्रिसिटी कितनी सिंपल सी बात बोलती है। सिमेट्रिसिटी बोलती है अगर 1, 2 दिखा है तो 2, 1 भी दिखना चाहिए। अगर 1, 3 दिख रहा है तो 3, 1 भी दिखना चाहिए। अगर 2, 3 दिख रहा है तो 3, 2 भी दिखना चाहिए। क्या इसमें ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है। इसका मतलब कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। इसका मतलब कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है? मैम हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है। वहीं पे अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखती हूं, ध्यान से देखना। एक रिलेशन आर बना रहे हो 1 2 3 के सेट पे, है ना, यानी 1 2 3 से 1 2 3 such that a comma b is related such that a is greater than b where a comma b belongs to this set A. a b से बड़ा होना चाहिए। तो चलो ऑर्डर्ड पेयर बनाते। 1 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 2 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 3 से बड़ा नहीं हो सकता, 2 1 से बड़ा हो सकता है, 2 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, 2 3 से बड़ा नहीं हो सकता है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 3 3 से बड़ा नहीं हो सकता। तो तुम्हारे रिलेशन बन गए वो सारे ए कॉमा बी जहां पे फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है। वो सारे ए कॉमा बी जहां पे फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, 2, 1 है, क्या तुमको 1, 2 दिख रहा है? नहीं। 3, 1 है, क्या तुमको 1, 3 दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने का तो सीधा सा मतलब क्या था कि अगर 1, 2 दिखे तो 2, 1 भी होना चाहिए। मैम क्या हो अगर 1, 2 ही ना दिखे? अगर 1, 2 ही ना दिखे तो 2, 1 हो नहीं हो हमको फर्क नहीं पड़ता, हम बोल देंगे फिर सिमेट्रिक है ना। लेकिन अगर ए कॉमा बी दिख रहा है तो फिर बी कॉमा ए होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी दिख रहा है तो फिर बी कॉमा ए होना चाहिए। ठीक। पहली डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव जो बोलती है हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। दूसरी डेफिनेशन सिमेट्रिक जो बोलती है ए कॉमा बी दिख रहा है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तीसरी डेफिनेशन पे आ जाते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है रिलेशन की? तो वो सिंपल सी बात बोलती है अगर ए कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है ना, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में दिख रहा है और बी कॉमा सी भी ऑर्डर्ड पेयर में दिख रहा है तो फिर डेफिनेटली ए कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर में दिखना चाहिए।
ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में हो, बी कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर में हो, तो ए कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर में होना ही चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, जो हम लोग पिछला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 के सेट पे रिलेशन था ए कॉमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी का रिलेशन बनाया था, तो मेरे ख्याल से बना था 2,1। ठीक है, 2,1 3,1 3,2 यही बना था। अभी पिछला वाला ही रिलेशन बना है। अब ध्यान से देखना ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक करना है। देखो 3 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है। ये क्या बोल रहा है? 3 2 से रिलेटेड है। ये क्या बोल रहा है? 2 1 से रिलेटेड है। तो ट्रांजिटिविटी बोलती है अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। क्या ए सी से रिलेटेड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है मैम, यानी ये रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए और सी को आपस में रिलेटेड होना ही चाहिए। आई बात समझ में? अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना? अगर अच्छा, अगर मैम ए और बी रिलेटेड ही नहीं हो, बी और सी रिलेटेड ही नहीं हो, तब क्यों देखना है? तब लोड नहीं लेना है। अगर है तो फिर कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, नहीं है तो हम बोल देंगे हाँ भाई चल तू ट्रांजिटिव। ठीक है। अगर बात ही नहीं हो रही है ऐसी, ए बी बी सी वाला ऑर्डर पेयर ही नहीं दिख रहा है, तो फिर ए सी ढूंढने से क्या मतलब? बोल देंगे ट्रांजिटिव है। केवल रिफ्लेक्सिव ऐसा रिलेशन है जो बोलता है कि हर एलिमेंट को खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी सेट ए का हर एलिमेंट। ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिसिटी में कंडीशन है, अगर ये दोनों चीज दिखी तभी तीसरी की बात करेंगे। सिमेट्रिसिटी में भी अगर ये दिखा तभी इसकी बात करेंगे, वरना मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिव बोलता है कि कोई एलिमेंट दिखे नहीं दिखे, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। क्या हमको तीनों डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गई? क्योंकि अगर हमको तीनों डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आई ना, देखो ये जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? equivalence relation. A relation which is reflexive, symmetric as well as transitive is called equivalence relation, is called equivalence relation। ठीक है, तो हो सकता है तुमको क्वेश्चन में आ जाए चेक वेदर द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो बेसिकली तुमको क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। और क्वेश्चन तो इसी में से आएगा, रिलेशन का एक क्वेश्चन पक्का और वो इसी में से आने वाला है। तो लेट्स सी, ए सेट दिया है ए बी सी एंड रिलेशन आर डिफाइन किया है ए कॉमा ए, बी कॉमा सी एंड ए कॉमा बी। ठीक है, देखो आर रिलेशन है ए कॉमा ए, बी कॉमा सी एंड ए कॉमा बी। और आपसे बोला है कि कम से कम कितने ऑर्डर्ड पेयर इसमें और जोड़ने पड़ेंगे ताकि ये इक्विवेलेंस हो जाए। पहले तो देख के ये बताओ, सॉरी इक्विवेलेंस नहीं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो जाए। पहले तो ये बताओ क्या ये अभी रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव है? क्या ये अभी रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव है? ध्यान से देखो और बताओ। क्या ये रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव है? नहीं मैम, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि मैम ए सेट में 3 एलिमेंट है ए बी सी और केवल ए ही खुद से रिलेटेड है, बी और सी से खुद से रिलेटेड है ही नहीं। तो पहले तो मैं रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मुझे कौन से दो ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत है? बी कॉमा बी और
C कॉमा C। ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिव बनाने के लिए तो उसके लिए पहले ये चेक करो अभी ट्रांजिटिव है या नहीं। मैम देखो, ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, लेकिन ए सी से कनेक्टेड नहीं है। यानी ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे कौन सा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए रहेगा? ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे ए कॉमा सी चाहिए रहेगा। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं ये 3 ऑर्डर्ड पेयर और ऐड कर दूं तो अब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सारे एलिमेंट खुद से कनेक्टेड हो जाएंगे, और अगर ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, तो ए सी से कनेक्टेड हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्सिव भी बन गया, ट्रांजिटिव भी बन गया। तो मिनिमम हमको कितने ऑर्डर्ड पेयर चाहिए? 3 ऑर्डर्ड पेयर तो मिनिमम चाहिए। मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर कितने चाहिए? 3। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें आपके पास ऑप्शन हो 3 4 5 6, आपको पता है आंसर क्या करना है ना? या 1 2 3 4, आंसर होगा 3। आंसर होगा 3। चलो आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट n बी अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, डिफाइन अ रिलेशन r ऑन इंटीजर्स एज फॉलोज फॉर ऑल। इसका सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, यानी सारे a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी सारे इंटीजर की बात हो रही है। सारे इंटीजर्स में a इज रिलेटेड टू b, ये a r b का मतलब है a इज रिलेटेड टू b। सारे इंटीजर्स के लिए a और b तभी रिलेटेड होंगे इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n। इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n। ये कैसा रिलेशन है? ठीक है। n क्या है? n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। n हो सकता है 1, n हो सकता है 2, n हो सकता है 3, n हो सकता है 4, n हो सकता है 5, 6, 7, 8, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो n 3 है, मान लो n 4 है, क्या 0 डिवाइडेड बाई 3 पॉसिबल है? क्या 0 डिवाइडेड बाय 4 पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है मैम। 0 में आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट फॉर 0। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट फॉर 0। इसका मतलब है a माइनस बी अगर 0 हुआ देन a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, डिविजिबल बाय n। और अगर a माइनस बी डिविजिबल बाय n है तो क्या मैं बोल सकती हूँ? a इज रिलेटेड टू b, a इज रिलेटेड टू b। अब a माइनस बी 0 कब होगा? जब a और b बराबर हो। a और b बराबर है यानी कि a कॉमा a और b बराबर है यानी कि a कॉमा a आपके रिलेशन का पार्ट है। a कॉमा a आपके रिलेशन का पार्ट है, यानी हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है ही। देख लो कहां से शुरू किया था कहां तक पहुंच गए। पहले तो हमने ये देखा 0 में कोई नंबर का डिवाइड हो तो क्या होता है, हमने बोला डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाता है इसका मतलब a माइनस बी 0 हुआ तो n से डिविजिबल होगा, हाँ होगा। इसका मतलब कि अगर a और b बराबर है तो रिलेशन का पार्ट होंगे। इसका मतलब a कॉमा a रिलेशन का पार्ट है। अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं प्यार से? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा एक बात बताओ सॉरी, 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 4। और -12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? -4। नेगेटिव साइन का फर्क है, लेकिन 12 और -12 दोनों 3 से डिविजिबल है या नहीं है? दोनों 3 से डिविजिबल है। क्यों दोनों 3 से डिविजिबल है? क्योंकि मैम नेगेटिव साइन से हमको फर्क नहीं पड़ता, हम डिविजिबिलिटी ऐसे चेक करते हैं कि आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर आप डिवाइड करो ना तो क्वोशंट आपका कुछ भी आए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। क्या ये बात समझ में आती है सबको? ये बात सबको अगर समझ में आती है तो मैं बोल रही हूं कि मान लो लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। मान लो कि a कॉमा b रिलेशन का पार्ट है, ठीक है? तो a माइनस बी डिविजिबल बाय n होगा, a माइनस बी डिविजिबल बाय n होगा।
तो b माइनस ए भी डिविजिबल बाय एन होगा, क्योंकि बेटा a माइनस बी में n को डिवाइड करेंगे तो मान लो +3 आंसर आ रहा है, तो b माइनस ए में -3 आएगा, साइन ही तो चेंज हो रहा है, बस साइन ही तो चेंज हो रहा है। a माइनस बी अगर डिविजिबल बाय n है तो b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n, और अगर b माइनस ए डिविजिबल बाय n है, देखो ऑर्डर्ड पेयर अगर डिविजिबल बाय n है ना, a माइनस बी डिविजिबल बाय n है तो a इज रिलेटेड टू b, तो अगर b माइनस ए डिविजिबल बाय n है तो b शुड बी रिलेटेड टू a, b शुड बी रिलेटेड टू a। इसका मतलब अगर a कॉमा बी रिलेटेड है तो b कॉमा ए भी रिलेटेड है, अगर a कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है तो b कॉमा ए भी रिलेशन का पार्ट है, और अगर किसी रिलेशन में a कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है और b कॉमा ए भी रिलेशन का पार्ट है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा चलो a कॉमा बी रिलेटेड है, a कॉमा बी रिलेटेड यानी a माइनस बी डिविजिबल बाय n, a माइनस बी डिविजिबल बाय n। अच्छा कभी देखा है मैथ्स में किसी चीज से डिविजिबल है लिखना है, डिविजिबल बाय n, मैथ्स में किसी चीज से डिविजिबल लिखना रहता है तो आपको उसका फैक्टर टाइप में लिख दो, n के लिख दो। जैसे कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसको 3 के लिख देते हैं, कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो उसको 6 के लिख देते हैं, कि यार डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल, कोई k बचेगा कोशंट, रिमाइंडर तो 0 होना है। तो अगर ये n से डिविजिबल है तो मैंने इसको n के लिख दिया, कोई दिक्कत? n के 1 लिख दो, चलो ठीक है। अगर b कॉमा सी भी रिलेशन का पार्ट हुआ तो मैंने बोला लेट a कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है, तो तुमने बोल दिया मैम a माइनस बी डिविजिबल बाय n होगा। अगर b माइनस b कॉमा सी भी रिलेशन का पार्ट है तो b माइनस सी को मैं n के 2 लिख दूं, क्योंकि b माइनस सी भी डिविजिबल बाय n होगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को जरा ऐड करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी यानी a माइनस सी, ये हो जाएगा n के 1 प्लस n के 2 यानी n ऑफ के 1 प्लस के 2। बेटा ये भी तो कोई नंबर ही लिखा है, मान लो k1 3 है, k2 4 है तो 3 प्लस 4 7, मान लो k1 5 है, k2 9 है तो 9 प्लस 5 14, तो ये भी तो कोई नंबर ही है, और कोई नंबर इंटू n लिखा हुआ है यानी कि a माइनस सी डिविजिबल बाय n है, a माइनस सी डिविजिबल बाय n, डिविजिबल बाय n। और अगर a माइनस सी डिविजिबल बाय n है, अगर a माइनस सी डिविजिबल बाय n है तो a कॉमा सी आपके रिलेशन का पार्ट होगा, a कॉमा सी आपके रिलेशन का पार्ट होगा। शुरू कहां से हुआ था? a कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है, b कॉमा सी रिलेशन का पार्ट है, खत्म कहां पे किया? a कॉमा सी रिलेशन का पार्ट है। ऐसी ऐसी चीज कहीं सुनी है? ऐसी चीज कहां पे सुनी है? a कॉमा बी और b कॉमा सी रिलेटेड हो तो a कॉमा सी भी रिलेटेड है, ऐसा तो केवल ट्रांजिटिव रिलेशन में होता है, ऐसा तो केवल ट्रांजिटिव रिलेशन में होता है। अच्छा हमने ये सारे इंटीजर्स के लिए क्यों प्रूव किया? क्योंकि हमने पर्टिकुलर एक दो केस नहीं लिए। भाई अगर मैं बोलती कि देखो 2,3 रिलेटेड है और 3,2 भी रिलेटेड है तो तुम बोलते मैम ये तो सिर्फ 2 और 3 के लिए वैलिड है, हमको क्या पता कि ये 1001 और 1002 के लिए वैलिड है या नहीं। तो हमने जनरल इंटीजर लिया, a कॉमा बी इंटीजर है, कोई सा भी इंटीजर है तो सारे इंटीजर्स के लिए ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और अगर सारे इंटीजर्स के लिए ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है यानी ये तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या हमको इक्विवेलेंस रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया है? क्या हमको इक्विवेलेंस रिलेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गया है? ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कैसे बदले जाएंगे। तुमको इसी क्वेश्चन में यहां पे बोला जा सकता है n की जगह 2 3 कुछ भी रखा जा सकता है। तुमने कोई भी इंटीजर के लिए प्रूफ किया, यानी अब मेरे को अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल के यहाँ 2 लिख दूं ना तो तुम 2 सेकंड में आंसर करोगे मैम इक्विवेलेंस, यहाँ पे चेंज करके 3 लिख दूं तो आंसर करना इक्विवेलेंस, क्योंकि अगर कोई n इंटीजर के लिए इक्विवेलेंस है तो 2 और 3 इंटीजर्स ही तो होते हैं, यानी n अब कुछ भी ले लो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमने जनरलाइज फॉर्म प्रूफ कर दिया, हमने जनरलाइज फॉर्म प्रूफ कर दिया। आई बात समझ में? ठीक है, ओके ये क्वेश्चन तुम होमवर्क में लो,
इसमें तुमको सेट ए से रिलेशन बनाने हैं जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो हो पर सिमेट्रिक ना हो, जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो, जो रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो थोड़ा सा मेहनत करना इसमें, ऑर्डर्ड पेयर में दिमाग लगाना, क्योंकि अगर ये होमवर्क वाला क्वेश्चन किया तो तुमको रिलेशन समझ में आएंगे कि अच्छा कैसे कोई सिमेट्रिक हो सकता है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है ना। ओके, let R be a relation defined on set of natural numbers such that x और y दोनों नेचुरल नंबर है और 2x प्लस वाई 41 है ना। 2x प्लस वाई 41 है और x और y दोनों नेचुरल नंबर है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ y हो जाएगा 41 माइनस 2x, y हो जाएगा 41 माइनस 2x। अब देखो x की वैल्यू रखो y की वैल्यू मिलती जाएगी, x को 1 रखा तो y आ गया 39, तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1,39। x को 2 रखा तो y आ गया 41 माइनस 4 यानी 37। x को 3 रखा तो y आ गया 35, x को 4 रखा तो y आ गया 33, x को 5 रखा तो y आ गया 31, x को 6 रखा तो y आ गया 29, x को 7 रखा तो y आ गया 27, x को 8 रखा तो y आ गया 25, x को 9 रखा तो y आ गया 23, x को 10 रखा तो y आ गया 21, x को 11 रखा तो y आ गया 19, x को 12 रखा तो y आ गया 17, 13 पर x 13 पर y कितना आ जाएगा 15, x 14 पर y कितना आ जाएगा 13, x 15 पर y कितना आ जाएगा 11, 16 पर 9, 17 पर 7, 18 पर 5, 19 पर 3, 20 पर 1, 21 पे आ जाएगा -1 जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि y केवल नेचुरल नंबर ही हो सकता है। तो ये तुमने पूरा रिलेशन बना दिया, ये तुमने रिलेशन बना दिया, ठीक है। अब डोमेन बनानी है रिलेशन की, तो डोमेन हो जाएगी 1 से लेके x की वैल्यू कहां तक रख सकते हो 20 तक, तो डोमेन आ गई 1 से 20। रेंज है 1 से लेके 39 तक सारे ऑड नंबर्स, रेंज है 1 से लेके 39 तक सारे ऑड नंबर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, सेकंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। और तुमको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या है। देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता दिख नहीं रहा है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 3,35 तो है ऑर्डर्ड पेयर में लेकिन 35,3 नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, क्योंकि देखो 19 3 से कनेक्टेड है, 3 35 से कनेक्टेड है लेकिन 19 35 से कनेक्टेड नहीं है, तो तुम बोल दोगे नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तीनों में से कुछ भी नहीं है, तीनों में से कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है। ओके, ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ रिलेशन, तुमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखो x इज ग्रेटर देन y, x अगर y से बड़ा है, क्या कभी कोई नंबर खुद से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। कभी कोई नंबर खुद से बड़ा नहीं हो सकता यानी ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1,1 ऑर्डर्ड पेयर में आना चाहिए और 1 कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसका मतलब कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा 1 2 से 2 1 से बड़ा है तो क्या 1 2 से बड़ा होगा, नहीं, यानी 2,1 अगर ऑर्डर्ड पेयर में है तो 1,2 ऑर्डर्ड पेयर में नहीं होगा, यानी ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। बात आती है ट्रांजिटिविटी की, तो देखो अगर 2 1 से बड़ा है या मान लो अगर 3 2 से बड़ा है, अगर 2 1 से बड़ा है तो 3 1 से भी बड़ा होगा, ट्रांजिटिव ग्रेटर देन के केस में ट्रांजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से डेफिनेटली बड़ा होगा, ए सी से डेफिनेटली बड़ा होगा, यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। ए सी ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट रिलेशन x प्लस वाई बराबर 10 होना चाहिए, तो 1,1 1,9
9,1, 2,8, ये सेकेंड वाला पार्ट कर रहे हैं हम, 8,2, 3,7, 7,3, 4,6, 6,4, 5,5, ठीक है, ये तुम्हारा रिलेशन आ गया। अच्छा देखो, 4 6 से रिलेटेड है, 6 4 से रिलेटेड है, लेकिन 4 4 से रिलेटेड नहीं, यानी ट्रांजिटिव नहीं। कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं एक्सेप्ट फॉर 5, यानी रिफ्लेक्सिव भी नहीं। भाई रिफ्लेक्सिव तो बोलता है हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, एक 5,5 से नहीं काम चलेगा। पर अगर 1,9 ऑर्डर्ड पेयर में है तो 9,1 भी ऑर्डर्ड पेयर में है, यानी सिमेट्रिक तो होगा, सिमेट्रिक तो होगा। यानी सेकंड वाला रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, जो मैंने पिछला क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना, उसमें फर्स्ट वाले केस में ये वाला रिलेशन लिख देंगे कि मैम देखो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। ठीक है, आई बात समझ में? या ये उसका उल्टा हो गया, उसमें शायद रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा चेक करना है। ओके, ठीक है। थर्ड रिलेशन, एक्स वाई इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, एक्स वाई इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट किसी इंटीजर का स्क्वायर कब होगा? तो देखो, एक्स वाई या तो 1 हो जाए, या फिर एक्स वाई 4 हो जाए, या फिर एक्स वाई 9 आ जाए, है ना, या फिर एक्स वाई 16 आ जाए, ऐसा करते जाएंगे। तो देखो 1,1, एक्स वाई अगर प्रोडक्ट 1 है तो दोनों को 1 होना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ही ले सकते हो। एक को 2 लिया तो दूसरे को 1/2 लेना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो तुम बोलोगे 1,1। अच्छा, इसमें आएगा 1,4, 4,1 और 1,1, सॉरी 2,2, ठीक है। इसमें आएगा 1,9, 9,1 और 3,3, ठीक है। इसमें आएगा 1,16, 16,1, 2,8, 8,2 और 4,4। क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो गया है बच्चा लोग अभी तक? क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो गया है? मैम देखो, अगर 1,1 ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है, 2,2 आ रहा है, 3,3 आ रहा है, 4,4 आ रहा है, डेफिनेटली 5,5 भी आएगा, क्योंकि अगर दो नंबर सेम है और उनका हम प्रोडक्ट करें तो डेफिनेटली वो एक इंटीजर का स्क्वायर होता है, इनफैक्ट उसी नंबर का स्क्वायर होता है, यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैम व्हाट अबाउट सिमेट्रिक? देख लो 1,4 है, 4,1 भी है, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए भी ध्यान से देखो, अगर 2,8 रिलेशन का पार्ट है, 8,2 रिलेशन का पार्ट है, तो 2,2 भी रिलेशन का पार्ट है ना। जब भी, क्योंकि जो अलग अलग ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो बनी कैसे रहे कि बीच वाला हटाओ तो ये दोनों सेम है, और ये दोनों अगर सेम है तो वो ऑर्डर पेयर, हर नंबर खुद से रिलेटेड तो है ही, यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ये रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस है, ठीक है। मैंने बोला x इंटू वाई, एक प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट स्क्वायर होना चाहिए, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इंटीजर्स का स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब या तो दोनों नंबर सेम हो, दोनों नंबर सेम हो, इसका मतलब मैं बोल सकती हूं कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड, और हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। फिर अगर x कॉमा y का प्रोडक्ट एक होल स्क्वायर है तो y कॉमा x का y इंटू एक्स भी तो एक होल स्क्वायर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, प्रोडक्ट में तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स बोलते हैं हम। यानी कि अगर a कॉमा b रिलेशन का पार्ट है तो b कॉमा a भी रिलेशन का पार्ट होगा, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, है ना। और a कॉमा b रिलेशन का पार्ट है और b कॉमा c रिलेशन का पार्ट कभी आ सकता है, ध्यान से देखना। a कॉमा b रिलेशन का पार्ट कब होगा? जब ये प्रोडक्ट 16 के बराबर हो,
ठीक है, मान लो 8, C भी रिलेशन का पार्ट है, ऐसा कब होने वाला है, ऐसा कब होगा, जब यह C2 हो, ये भी 16 के बराबर हो। तो बीच वाला पार्ट हटा दो, क्या 2, 2 रिलेशन का पार्ट है, बिल्कुल है मैम, यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, फोर्थ वाला तुम लोग ट्राई करके देखना, ये वे मेरे ख्याल से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होने वाला है, एक बार अटेम्प्ट कर लेना। ठीक, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में बताना कि मैम ये तो ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि CUET में क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है ना, तो हमको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से, अभी तक हम कंसेप्चुअली समझ रहे थे कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, व्हाट इज सिमेट्रिक, व्हाट इज ट्रांजिटिव। अब हम लोग कंसेप्चुअली तो समझ चुके हैं, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर करके सही आंसर तक पहुंचने वाले गेम में आ जाते हैं, क्योंकि हमको फाइनली पेपर ऐसे ही देना है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन यूक्लिडियन प्लेन, जो हम प्लेन पढ़ते हैं वो यूक्लिडियन प्लेन ही होता है। Let T be the set of all triangles and let a relation RT be defined on T such that A is related to B if A is congruent to B. एक प्लेन लिया, उस प्लेन पर जितने ट्रायंगल्स बन सकते थे सारे बना दिए। अब तुमने बोला दो ट्रायंगल्स आपस में रिलेटेड होंगे, दो ट्रायंगल्स आपस में रिलेटेड होंगे अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट याद है कि नहीं, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट, याद है? हाँ, कॉन्ग्रुएंट हम लोग याद है, SSS है ना, और साइड एंगल साइड, RHS, ये सारी कंडीशन से हम लोग कॉन्ग्रुएंट निकालते थे। कॉन्ग्रुएंसी का सिंपल मतलब होता है एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या हर ट्रायंगल खुद की एग्जैक्ट कॉपी होता है? हर ट्रायंगल खुद की एग्जैक्ट कॉपी होता है, तो क्या मैं बोल सकती हूं एवरी ट्रायंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर ट्रायंगल खुद से रिलेटेड होगा। और और अगर हर ट्रायंगल खुद से रिलेटेड होगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अच्छा दो ट्रायंगल T1, T2 रिलेटेड है, कब रिलेटेड होंगे दो ट्रायंगल, कब रिलेटेड होंगे भाई? डेफिनेशन बोल रही है दो ट्रायंगल जब रिलेटेड होंगे जब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, यानी T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये इसकी इमेज है तो ये भी तो इसकी इमेज है, एग्जैक्ट कॉपी है, तो T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट है, यानी T2, T1 भी रिलेशन का पार्ट है, T2, T1 भी रिलेशन का पार्ट है, इसका मतलब कि रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अगर A, B ट्रायंगल रिलेशन का पार्ट है तो B, A भी रिलेशन का पार्ट है, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो T1, T2 रिलेशन का पार्ट है और T2, T3 भी रिलेशन का पार्ट है। अगर T1, T2 रिलेशन का पार्ट है तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2, T3 रिलेशन का पार्ट है तो T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। बेटा T2 T1 का एग्जैक्ट इमेज है, T3 T2 का एग्जैक्ट इमेज है, तो T1 T3 का एग्जैक्ट इमेज है या नहीं है? यानी कि T1 जो है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा और T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब T1, T3 भी रिलेशन का पार्ट है। तो बताओ ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हुआ या नहीं, है ना? यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। ओके, consider the non-empty set consisting of children in a family and a relation defined if A is the brother of B। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, क्या तुम खुद के भाई होते हो? नहीं होते हो, तो मुझे पता है नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना? पर मेरे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने भी ये क्वेश्चन करते वक्त बोला है मैम सिमेट्रिक तो हो गई, क्योंकि ए बी का अगर भाई है तो बी ए का भाई होगा। बेटा बी ए की बहन नहीं हो सकता क्या? ए बी का भाई है, नो डाउट, मेरा भाई है, लेकिन मेरे भाई का मैं भाई नहीं हूं, मेरे भाई की मैं बहन हूं, है ना? तो अगर ए बी का भाई है तो जरूरी नहीं है कि बी ए का भी भाई हो, हर जगह ब्रो कोड नहीं लगाना है, तो ये नॉट सिमेट्रिक, क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। ठीक है,
अब देखो ए कॉमा बी रिलेटेड है, यानी कि ए बी का भाई है, ठीक है। बी कॉमा सी रिलेटेड है, यानी कि बी सी का भाई। अब ध्यान से देखना, ए बी का भाई, बी सी का भाई, तो ए डेफिनेटली सी का भाई होगा, ए डेफिनेटली सी का भाई होगा, यानी ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। ए अगर बी का भाई है और बी अगर सी का भाई है, यानी कि ए सी का भाई है ना। तो देखो ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, बोथ सिमेट्रिक एंड, देखो सिमेट्रिक तो है नहीं और ट्रांजिटिव है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ सेट। कोई सेट ए दिया जाएगा और तुमसे बोला जाएगा कितने पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, कितने पॉसिबल। सबसे पहला बना रही हूं मैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला और सबसे इजी है, हर एलिमेंट को खुद से रिलेट करा दो, हर एलिमेंट को खुद से रिलेट कराओ। ऐसे में क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। देखो रिफ्लेक्सिव तो जब ही होगा जब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव की तुम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की तुम बात ही नहीं कर सकते। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रखता है। सिमेट्रिक बोलता है अगर 1,2 दिखा तो 2,1 दिखना चाहिए, वरना मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलने दो। तो पहला रिलेशन तो यही हो गया। ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, हाँ है, क्योंकि जो डाउट वाले फैक्टर्स है जैसे 1,2, 2,3 ऐसे कोई फैक्टर दिख ही नहीं रहे, तो हम बोल देते हैं वो नहीं दिख रहे, तो हाँ है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक एक कोई सा ऑर्डर्ड पेयर जोड़ लेते हैं। चलो कौन सा जोड़े, 1,2। लेकिन अब इक्विवेलेंस बनाना है, रिलेशन इक्विवेलेंस बनाना है, तो 1,2 दिख रहा है तो 2,1 भी दिखना चाहिए। अग्रीड और नॉट, 1,2 दिख रहा है तो 2,1 भी दिखना चाहिए। अरे मैम चलो 2,1 ऐड कर दो, ठीक है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, हाँ। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये ट्रांजिटिव है, चेक कर लेते हैं। 1 2 से रिलेटेड, 2 1 से रिलेटेड, 1 1 से रिलेटेड, यानी ट्रांजिटिव भी है। ये बन गया हमारा R2, ये बन गया हमारा R2। चलो R3 बनाने में मेरी मदद करो। 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1। अब इसके आगे क्या करें जरा बताओ, इसके आगे क्या करना है बोलो। इतने ऑर्डर्ड पेयर मैंने ऐड कर दिए हैं, इतने ऑर्डर्ड पेयर मैंने ऐड कर दिए हैं, तुम बताओ अब। एक और कोई सा ऑर्डर्ड पेयर ऐड करें, चलो 2,3 ऐड करो। टू कॉमा थ्री ऐड करो। मैम 2,3 ऐड किया। बेटा क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, हाँ है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, नहीं मैम सिमेट्रिक तो नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक, क्योंकि मैम आपने 2,3 ऐड किया तो 3,2 भी तो ऐड करना पड़ेगा। आपने 2,3 ऐड किया तो 3,2 भी तो ऐड करना पड़ेगा। चलो 2,3 ऐड किया, 3,2 ऐड किया, अब ये रिलेशन सिमेट्रिक है, अब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। जरा मुझे एक बात बताओ, 2,3 ऐड किया है, 3,2 ऐड किया है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। मैम देखो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, पर कहीं भी 1 3 नहीं दिख रहा है, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1,3 ऐड करना पड़ेगा। 1,3 ऐड किया तो 3,1 भी ऐड करना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों है ना। तो अलग अलग पैटर्न में तुम्हारे पास तीन हो गए। अब इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो क्रॉस प्रोडक्ट बन गया, इसके अलावा अब तुम्हारे पास ऑर्डर पेयर रहेंगे ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर तुम 1,2 के बजाय 1,3 लिखते और यहाँ 3,1 लेते तो भी ये रिलेशन क्या होता, इक्विवेलेंस होता। या फिर यहाँ पे 2,3 और 3,2 लेते तो भी ये रिलेशन क्या होता, इक्विवेलेंस होता। यानी कि ये रिलेशन में टोटल 3 कैटेगरी है तुम्हारे पास, ये रिलेशन में टोटल 3 कैटेगरी है। तो 1 2 3 4 5
टोटल 5 रिलेशन हो गए। टोटल कितने रिलेशन हो गए? 5 रिलेशन। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन में आंसर कितना आएगा? 5। आंसर आएगा 5। चलो, if a relation R on set 1 2 3 be defined by R is equals to 1 2, then R is, देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना ही चाहिए था। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 है और 2 1 नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। यही बात हम समझ नहीं पाते। ट्रांजिटिव है क्योंकि ट्रांजिटिविटी की बात ही जब कब करेंगे? जब a कॉमा बी और b कॉमा सी दिखे तो a कॉमा सी ढूंढना है। अगर a कॉमा बी b कॉमा सी जैसा कोई जोड़ा दिख ही नहीं रहा है तो तुम बोल दोगे हाँ चल भाई तू ट्रांजिटिव है, तू ट्रांजिटिव है। ठीक है, अ रिलेशन इज डिफाइंड define a relation R in R as A is related to B if A is greater than equals to B, then R is, ध्यान से देखना, ग्रेटर देन का सिंबल। कोई नंबर खुद से ग्रेटर देन नहीं होता है लेकिन इक्वल टू होता है। इक्वलिटी का साइन लगा है यानी हर नंबर खुद से रिलेटेड होगा। हर नंबर खुद से रिलेटेड होगा यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इक्वलिटी का साइन जैसे ही आ गया ना, यानी कि यहाँ पे बी की जगह ए रखो तो चल जाएगा, और जैसे ही बी की जगह ए रखो और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तुम बोल दोगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लेकिन अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा है, ऐसा होगा क्या? नहीं। 2,3 रिलेटेड है तो 3,2 रिलेटेड है तो 2,3 रिलेटेड नहीं हो सकता, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक तो नहीं है। ये रिलेशन सिमेट्रिक तो नहीं है। और ग्रेटर देन में बेटा मैंने क्या बोला था? ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा ही होगा। ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा तो ए सी से बड़ा होगा ही होगा, यानी ट्रांजिटिव तो है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। तो बी ऑप्शन पे टिक कर दो खुशी खुशी कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलो तुमको एक रिलेशन खुद ही बना के दे दिया है और बताना है ये रिलेशन कैसा है। तो देखो 1 1 2 2 3 3 दिख गया तो रिफ्लेक्सिव है, सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड। 1 2 दिख रहा है लेकिन 2 1 नहीं दिख रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है, इसका मतलब कि ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। इसमें से मैक्सिमम करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। कायदे से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके ये तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वो 41 वाला जो क्वेश्चन था ना वो इसी टाइप का था। तुम चाहो तो इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि तुमको रिलेशन बनाना आता है या नहीं आता है। ओके, लेट R be the relation defined on the set A given by A comma B such that mod of A square minus B square is less than 8। अगेन रिलेशन बनाने का प्रैक्टिस है ये। देखो a कॉमा बी, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 8 से छोटा होगा क्योंकि 0 होगा। हर एलिमेंट को खुद से माइनस करो, स्क्वायर करके खुद से माइनस करो तो 0 आएगा, यानी हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो है ही। 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, 5 कॉमा 5। ठीक है, अब 1 2 देखो, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होता है -3, लेकिन मॉड लगाए तो +3 विच इज लेस देन 8। तो 1 कॉमा 2 रिलेटेड है और 1 कॉमा 2 रिलेटेड है तो 2 कॉमा 1 भी रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि बेटा मॉड लगा है। मॉड में कभी भी ए बी रिलेटेड है तो बी ए भी रिलेटेड होगा, है ना, क्योंकि ए बी और बी ए को चेंज करने पे जनरली सिर्फ साइन चेंज होता है। ठीक, 1 3, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होता है 8। तुमको लेस देन 8 चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 8 नहीं चाहिए, तो 1 3 नहीं आएंगे। 1 3 नहीं आएगा तो 1 4 भी नहीं आएगा, 1 5 भी नहीं आएगा। चलो 2 3, 4 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 9 5 होता है विच इज लेस देन 8। 2 3 रिलेटेड है तो 3 2 भी रिलेटेड है। ठीक है,
2 4 रिलेटेड नहीं है क्योंकि 16 माइनस 4 12 होता है ना। 3 4 रिलेटेड है क्योंकि 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 7 होता है या -7 होता है। मॉड लगा रहा है, मॉड लग रहा है तो प्लस ही मान लो। तो 3 और 4 रिलेटेड है, 3 और 4 रिलेटेड है तो 4 और 3 भी रिलेटेड है ना। 3 और 5 रिलेटेड नहीं है, 4 और 5 भी रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये तुम्हारा रिलेशन बन गया, है ना। इसमें कोई पूछेगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो तुम वो भी बता सकते हो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। चेक कर लेना, चेक कर लेना एक बार। रिलेशन आर दिया हुआ है सेट पे और तुमको बताना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या है। बेटा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है ना। सिमेट्रिक भी नहीं है कि सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 2,3 दिख रहा है लेकिन 3,2 नहीं दिख रहा। 2,3 दिख रहा है लेकिन 3,2 नहीं दिख रहा। ट्रांजिटिव है या नहीं देखो, 1 3 से कनेक्टेड, 3 1 से कनेक्टेड, तो 1 1 से कनेक्टेड नहीं दिख रहा है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। फंक्शन भी नहीं है क्योंकि 2 4 से भी कनेक्टेड है और 2 3 से भी कनेक्टेड है। एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है तो वो फंक्शन नहीं कहलाता है। यानी कि करेक्ट आंसर है नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना फंक्शन है, ना सिमेट्रिक है, तो नॉट सिमेट्रिक इज द करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में? ठीक है, ऑल राइट। तुमको एक रिलेशन दे दिया है और बताना है कि ये रिलेशन क्या है। 3 6 9 और 12 में देखो 3 3 6 6 9 9 12 12 दिखा तो रिफ्लेक्सिव तुमने टिक कर दिया कि रिफ्लेक्सिव तो है। 6 12 दिख रहा है, 12 6 नहीं दिख रहा है तो सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है, फिर 3 6 है, 6 12 है तो 3 12 है ना। यानी ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है क्योंकि देखो 3 6 से कनेक्टेड है, 6 12 से कनेक्टेड है तो 3 12 से भी कनेक्टेड है ना। तुम बोलोगे मैम ये 3 9 का क्या करें? बेटा 3 9 से कनेक्टेड है लेकिन 9 किसी और एलिमेंट से, डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड दिख ही नहीं रहा है तो वो ढूंढने की जरूरत ही नहीं, यानी ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर देख के समझना। अगर डेफिनेशन में कोई डाउट है तो पूछो, लेकिन डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर देख के समझो कि हाँ मैम 6 12 है, 12 6 जैसे ही नहीं दिखा हमने बोल दिया कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है। फिर 3 6 से कनेक्टेड था, 6 12 से कनेक्टेड था और 3 भी 12 से कनेक्टेड था, यानी ट्रांजिटिव है। ओके, let W denotes words in English dictionary. Define a relation x comma y from W क्रॉस W, है ना। यानी कि x भी एक वर्ड है और y भी एक वर्ड है, such that the words x comma y has at least one letter in common. क्या एक वर्ड का खुद से कोई एक लेटर कॉमन होता है? मैम खुद से तो हर लेटर कॉमन होता है, यानी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए ये चेक किया करो कि कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो रहा है या नहीं। तो हर वर्ड खुद से रिलेटेड है क्योंकि उसके सारे लेटर्स कॉमन है। अच्छा, 2 वर्ड्स है उसमें एक लेटर कॉमन है। मान लो मैंने लिखा वर्क और मैंने लिखा स्कूल, इन दोनों में एक लेटर कॉमन है ना, एटलीस्ट वन है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ओ कॉमन है तो स्कूल और वर्क में भी तो एक लेटर कॉमन होगा ना, स्कूल और वर्क में भी तो एक लेटर कॉमन होगा और स्कूल और वर्क में भी एक लेटर कॉमन है, यानी ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ठीक है, ट्रांजिटिव है यानी उसके लिए दिमाग लगा के आंसर करो। ट्रांजिटिविटी के लिए दिमाग लगाओ जल्दी से, ट्रांजिटिविटी के लिए दिमाग लगाओ। देखो पहला लेटर है पहला वर्ड है वर्क, दूसरा वर्ड है रेस्ट। ठीक है, रेस्ट के बजाय रश ले लो, रेस्ट के बजाय ले लो रश। और तीसरा वर्ड है
हैप्पी। क्या फर्स्ट और सेकंड आपस में रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि आर कॉमन है। क्या सेकंड और थर्ड आपस में रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि एच कॉमन है। पर क्या फर्स्ट और थर्ड आपस में रिलेटेड है? नहीं रिलेटेड है मैम, एक भी वर्ड कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब अगर ए बी रिलेटेड हो, बी सी रिलेटेड हो, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ए सी रिलेटेड हो, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। बताओ, सही ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया? सही ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। इट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ओके, ऑल राइट, चलो। लेट आर बी द रियल लाइन, ठीक है, रियल नंबर की लाइन है। कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ प्लेन r क्रॉस r सच s इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x कॉमा 1, जहां पे x 0 से 2 है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, जहां पे x 0 से 2 के बीच में, यानी 0 से 2 के बीच में बनी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन सबको पता है ना, y बराबर x। 0 से 2 में अगर तुमको मैं प्लॉट करने को बोलूं तो तुम प्लॉट भी कर दोगे। x को 0 रखा तो y 1 है, x को 2 रखा तो y 3 है। ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट, ठीक है। और t एक रिलेशन है जहां पे x को माइनस वाई एक इंटीजर है, x माइनस वाई एक इंटीजर है। अच्छा एक बात बताओ, x माइनस वाई अगर एक इंटीजर है तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है? ध्यान से बताओ, x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं? मैम इक्विवेलेंस है, ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं, ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं। x माइनस वाई इंटीजर वाले मैंने शायद 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी इसी क्लास में करा दिए हैं। अगर दो नंबर्स का डिफरेंस इंटीजर है तो पहली बात तो हर नंबर का खुद से डिफरेंस इंटीजर होता है, यानी हर नंबर खुद से रिलेटेड है ना। फिर अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा, और अगर a माइनस बी इंटीजर है, b माइनस सी भी इंटीजर है, तो a माइनस सी भी इंटीजर होगा, है ना। यानी ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। वहीं पे इसकी बात आती है तो देखो, x जब 1 है तो y 2 है, लेकिन जब x 2 है तो y 1 नहीं है। यानी कि 1 कॉमा 2 तो ऑर्डर्ड पेयर में है, लेकिन 2 कॉमा 1 ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, इनफैक्ट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो t तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन s इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, s इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, x कॉमा वाई एक रिलेशन r दिया हुआ है, जो रिलेशन कब बनेगा? जब y माइनस एक्स इंटीजर हो, और स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने ये चीज डिसाइड कर ली है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर अगर इंटीजर वाला रिलेशन डिफाइन करना है तो ये इक्विवेलेंस होता ही है, ये इक्विवेलेंस होता ही है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r क्रॉस r, x माइनस अल्फा वाई फ्रॉम सम रैशनल नंबर अल्फा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकेंड स्टेटमेंट देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट x माइनस वाई की बात नहीं कर रहा है, x माइनस 2y, x माइनस 3y की बात कर रहा है ना। ध्यान से देखो, अल्फा कोई रैशनल नंबर है ना, तो x माइनस 3y एक इंटीजर है, तो क्या जरूरी है कि y माइनस 3x भी एक इंटीजर हो? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहां पे x को ले लो 6 और y को ले लो 1/3, तो ये एक इंटीजर है, लेकिन y है 1/3, x है 6, ये इंटीजर नहीं है ना। 6 कॉमा 1/3 तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर का पार्ट है, इसमें अल्फा की वैल्यू मैंने 3 बोल दी, लेकिन 1/3 कॉमा 6 तुम्हारे रिलेशन का पार्ट नहीं है। यानी कि ये जो y माइनस एक्स या x माइनस वाई इंटीजर इक्विवेलेंस होता है, ये केवल कोफिशिएंट 1 हो तभी वैलिड है। तुम रैंडमली कोई भी रैशनल कोफिशिएंट नहीं ले सकते, अल्फा कुछ भी हो तो फिर ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। यानी स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। बताओ जरा, यहां तक बात समझ में आ गई? यस, आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेट आर इज ऑल एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, यानी एक्स और वाई रिलेटेड कब होंगे, जब एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर 0 होगा। बेटा इसको फैक्टराइज कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करके देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y माइनस y x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस y या फिर x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो रिलेशन कब बनेगा, जब या तो x माइनस वाई 0 हो जाए या x माइनस 3y 0 हो जाए, यानी x बराबर y आ जाए। बेटा x बराबर y यानी रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो है ये रिलेशन, x बराबर y यानी रिफ्लेक्सिव, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। अब x बराबर 3y, x बराबर 3y, ये तो सीधे सीधे क्या बोल रहा है कि x को रखो 3 तो y आएगा 1, तो 3,1 तो ऑर्डर्ड पेयर का पार्ट है, लेकिन x को 1 रखो तो y आएगा 1/3 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तुम रिलेशन नेचुरल नंबर में बना रहे हो, यानी 1,3 रिलेशन का पार्ट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अच्छा x को तुमने y को तुमने 1 रखा तो y को तुमने 2 रखा तो x आ जाएगा 6, y को तुमने 3 रखा तो x आ जाएगा 9। तो देखो 9,3 रिलेशन का पार्ट है, 3,1 रिलेशन का पार्ट है, लेकिन 9,1 रिलेशन का पार्ट नहीं है, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी ये रिलेशन केवल रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तो नहीं है, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है, एक इक्वेशन दी थी, वो अगर वेरीफाइड हो रही है इसका मतलब आपके रिलेशन का पार्ट है ना, मतलब तो आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, आपने रिलेशन से बना ली इक्वेशंस। ठीक है, अब x माइनस वाई 0 यानी x बराबर y यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, लेकिन x इज इक्वल्स टू 3y से तुम्हारे पास ना सिमेट्रिक आ रहा है ना ट्रांजिटिव आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक सेट दिया हुआ है साइन थीटा बराबर टेन थीटा। बेटा साइन थीटा और टेन थीटा बराबर कब होते हैं, साइन थीटा और टेन थीटा बराबर कब होते हैं, केवल और केवल जब दोनों का वैल्यू 0 होता है, जब दोनों का वैल्यू 0 होता है, यानी कि थीटा बराबर एन पाई, थीटा बराबर एन पाई। ठीक है, ठीक है, सेकेंड सेट दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा बराबर 2n पाई होता है, थीटा बराबर 2n पाई होता है। क्या सेट ए और सेट बी दोनों बराबर है, नहीं, पर क्या सेट बी सेट ए का एक सबसेट है, बिल्कुल है, बी ए का सबसेट है। क्यों बी ए का सबसेट है, क्योंकि ए में तुम्हारे पास 0 पाई 2 पाई 3 पाई सब आ रहे हैं, और बी में तुम्हारे पास केवल 0 2 पाई 4 पाई इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं, यानी ए सेट छोटा है और ए सेट पूरा का पूरा बी में मिल जाएगा, तो बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, यानी सेकंड ऑप्शन पे टिक कर दो कि ए बी का सबसेट नहीं है। आ गई बात समझ में, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following two binary relation from A to A from the set ABC। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन है और सेकंड रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशन में देखो ए ए है, बी बी है, सी सी है, यानी रिफ्लेक्सिव तो है ही, है ना, सी ए है, ए सी है, ठीक है, बी सी है, सी ए है, लेकिन बी ए नहीं है, यानी ट्रांजिटिव नहीं है, बी सी है लेकिन सी भी नहीं है, यानी सिमेट्रिक भी नहीं है, तो R1 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। चलो R2 को ऑब्जर्व करो, R2 में ए ए बी बी सी सी तो तीनों दिख रहा है ना, ए बी है और बी ए है तो ए ए है, ठीक है, सी ए है, ए सी है तो सी सी है, ठीक है, सी ए है, सी बी सॉरी सी ए है, ए बी है, पर सी बी कहीं नजर नहीं आ रहा है, यानी कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्रिक भी है, क्योंकि ए सी है तो सी ए है, ए बी है तो बी ए है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि सी ए दिख गया, ए बी दिख गया, लेकिन सी बी नहीं दिखा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, R2 इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। R1 R2 बोथ आर ट्रांजिटिव, गलत,
बोथ आर नॉट सिमेट्रिक, गलत। R1 इज नॉट सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांजिटिव, ये भी गलत, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। आई बात समझ में? ठीक है, मेरे ख्याल से अब रिलेशन चैप्टर में कोई भी तुमको रिलेशन का से रिलेटेड क्वेश्चन करना हो, इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना हो, ऑर्डर्ड पेयर चेक करना हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना हो, वो सारी चीजें कर सकते हो। रिलेशन चैप्टर में कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फंक्शंस अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वन शॉट में हम लोग फंक्शंस विद बाइनरी ऑपरेशंस क्लियर करने वाले हैं। रिलेशंस की जो प्रैक्टिस शीट है ना, प्रैक्टिस शीट को अच्छे से सॉल्व करके रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे एवरीवन। थैंक यू बोलने दो पहले। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे एवरीवन।